स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब हम जरा पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ ने कल यूपी विधानसभा के अंदर जो पांडवों कुरुक्षेत्र की बात की और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से केवल 3 गांव मांगे थे और दुर्योधन ने कहा था मैं सुई नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये बात उन्होंने अयोध्या मथुरा काशी की बात करते हुए कही और फिर उन्होंने ये भी बातों बातों में कहा कि अयोध्या की तरह अगर समझौते के तहत निपटारा होता है काशी और मथुरा का तो ये बेहतर होगा। तो एक तरीके से उन्होंने एक ऑफर जो है वो देश के मुस्लिम समाज के सामने रखा है। वरना फिर भारत, उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप सब जानते हैं कि इसी वजह से तो महाभारत भी हुई थी। अब अखिलेश यादव ने इसके ऊपर आज टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी ये तो तय होने दीजिए कि कौन कौरव है और कौन पांडव है। सारी सेना तो आपकी तरफ लगी हुई है और महाभारत में सब जानते हैं ज़्यादा बड़ी सेना किसके पास थी। सुनिए अखिलेश यादव को। कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी। लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? जयंत चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने अभी मैं आपसे कहता हूं, मैं पत्रकार साथियों जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि बताओ कौरव कौन है पांडव कौन है। अरे अब आप सवाल से मत भागो। अखिलेश यादव ने पलटकर सवाल मीडिया कर्मियों के ऊपर ही डाल दिया। बताओ कौरव कौन है और पांडव कौन है, इसको पहले निश्चित हो जाने दीजिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कल कि 5 गांव मांगे थे, वही परिस्थिति आज है देश के सामने। एक अपील जो है उनकी तरफ से कल जारी थी। बहरहाल पहले अखिलेश यादव जो बोले उस पर राहुल जी मैं आता हूं। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति है तो बयान का जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि अगर आप प्रतिक्रिया बहुत सटीक और बहुत ज़बरदस्त न दे पाएं तो कभी भी दूसरे की क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। थोड़ा समय लेना चाहिए, अपने हिसाब से आप प्रतिक्रिया करें। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ कह रहे थे तो वो भगवान राम के मंदिर की बात कर रहे थे, काशी और मथुरा की बात कर रहे थे, और कौरव पांडव कोई अलग लोग नहीं थे, वो दोनों भाई ही थे, वो सब भाई थे। तो एक तरह से अगर हम उन संदर्भों में देखें तो जो अनीति की तरफ चला गया वो कौरव हो गया, जो नीति और धर्म के साथ रह गया। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई किसकी कितनी बड़ी सेना थी जिसके साथ भगवान होंगे। तो अब जैसे ही वो ये कहते हैं कि जिसके साथ भगवान होंगे, मैं कौरव पांडव वाली एनालॉजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन भगवान तो किसके साथ है ये तो दिख रहा है। अयोध्या धाम में आप चले जाइए तो समझ में आ जाएगा, काशी विश्वनाथ धाम में आप चले जाइए तो समझ में आ जाएगा। मथुरा अभी कौन पैरोकारी कर रहा है और कौन है जो ताला खुले। किसका ताला? मैं राम मंदिर के ताले की बात नहीं कर रहा हूं। श्रृंगार गौरी का, व्यास जी का तहखाना खुले किसने तय किया और बंद किसके कार्यकाल में हुआ? तो भगवान किसके साथ है, जिसने ताला खुलवाया या जिसके साथ नहीं रहा? तो अभी तो श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। योगी जी ने कहा कि नन्ही बाबा बैरिकेड तोड़वा दिया उन्होंने रात में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहना, समय पर कहना, वो भी अखिलेश यादव जी को सीखना पड़ेगा। जी राहुल जी, देखिए जो बात जो है वो योगी जी ने कही है उसको बड़े ध्यान से बाकी पक्षों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने 3 जगह ही तो मांगी हैं। अगर 3 जगह हिंदू समाज ने मांगी हैं तो ये बहुत बेहतर है कि मुस्लिम समाज को इसको तरह से सोचना चाहिए और बाकी राजनेताओं को ही सोचना चाहिए। अगर इस बात पे बहस होनी शुरू हो गई कि क्या हिस्टोरिक रॉन्ग्स को राइट नहीं किया जाना चाहिए, तो मुस्लिम समाज, मैं भारत से बाहर अब जा रहा हूँ, तो वर्ल्ड ओवर मुस्लिम्स को बहुत कुछ लूज़ करना पड़ेगा, ये उनको सोचना चाहिए। अगर इस बात को हम समझें कि जो हिस्टोरिक्स रॉन्ग हैं उन्हें राइट किया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतर है कि भारत में जो मुस्लिम समाज है वो अगर हिंदू समाज को देता है तो ये बहुत बेहतरी के लिए होगा, पूरी जो हमारी फैब्रिक है उसके लिए। एज एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या योगी आदित्यनाथ को ये पहल करनी चाहिए या ये बात कहनी चाहिए? क्यों नहीं कहनी चाहिए? उससे पहले भी ये बात आई थी, हमने एक दिन इसी में डिस्कशन में किया था जब राम मंदिर के वहाँ पे हमने ये बात कही थी कि भाई हम यही 3 मांग रहे थे और ये 3 हो जाने के बाद हम बाकी जो है वो नहीं मांगेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। अगर इस तरह का नैरेटिव जो है
वो हिंदू समाज की तरफ से आ रहा है और उसमें योगी आदित्यनाथ भी वही बातें कर रहे हैं जिनके राज्य में ये सब तीनों जगहें हैं। तो मुझे लगता है इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में हमारे देश की बेहतरी ही है, इसमें कोई घाटा नहीं। समीर जी, योगी आदित्यनाथ जी की बात। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को से बचना चाहिए था। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी ये मांग करे वाजिब है, संगठन हिंदू संगठन कर ही रहे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हिंदू संगठन इस मामले में मुस्लिम पक्षकारों से बात कर रहे हैं कि आप इसे हमें दे दीजिए, मामला निपट जाएगा, कोर्ट के बारे में अपनी बातचीत से निपटा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ इस संदर्भ में अगर इस तरह का बयान नहीं देते मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहता। चलिए अब जरा दूसरी खबर पर बढ़ते हैं। मैं आपको राहुल गांधी का आज का एक स्टेटमेंट जो है वो सुनाने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की जाति पर कमेंट किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। अब प्रधानमंत्री और बीजेपी जनता को बेवकूफ़ बना रही है। फिर उन्होंने कहा, मैं जो कह रहा हूं उसको दोबारा सुनिए, आपका प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुआ। फिर आगे वो कहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी लिस्ट में डलवा दिया। अब राहुल गांधी कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये हम आपके सामने रखेंगे कहानी कुर्सी की में। सुनिए पहले जरा उनका बयान। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। अब राहुल गांधी ने जो बात कही वो कितनी सच है और कितनी झूठ है, पहले चलिए उनका जो आर्गुमेंट का या उनके दावे का जो पहला हिस्सा है उसकी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। तो फिर सवाल ये पूछा जाना चाहिए, अभी मेरे साथ राहुल महाजन जी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, ओबीसी कौन पैदा हुआ देश के अंदर? तो यही तो बात है कि कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग समय में जो डिसीजंस लिए गए उसके कारण ये सब हुआ। नहीं, ये बात मैं जो बात सामने आई, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ये टर्म ओबीसी हम कब से इस्तेमाल करते हैं देश के अंदर? सन 91 से मंडल कमीशन लागू हुआ, ओबीसी की में जातियां जो हैं ढूंढी गई, हाँ। उनकी सूचना जारी की गई, लिस्टिंग हुई, उसके बाद से आप ओबीसी टर्म शुरू करते सरकारी लहजे में, सरकारी टर्म्स में, तब आप ओबीसी मानते हैं? देखिए, अगर मैं बोलूँ 1951 में कास्ट बेस्ड रेजर्वेशन जब हम बात करते हैं तब कहीं ना कहीं जिक्र आता है। उससे पहले अगर हम बात सबसे पहले करें तो 1902 में साहू जो कोल्हापुर के महाराजा थे, उन्होंने एजुकेशन में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना शुरू किया। इस सबसे पहले रेफरेंस वहाँ आता है जब हम इस सारी चीज़ को डिबेट करेंगे। उसके बाद विभिन्न अलग अलग समय में जो इस सब कास्ट हैं उनको डाला गया, जब जातियां जोड़ते चले गए, जातियां जोड़ते चले गए, कभी सेंटर भी जोड़ता है, राज्य सरकारें भी जोड़ती हैं। तो जोड़ते हैं, तो उसके कारण फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 1992, 93, ऐसे मेरे को एग्जैक्ट सन नहीं याद है, जब उन्होंने ये बात मानी कि कास्ट जो है वो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया हो सकता है। तब ये सारा जो है, मुझे लगता है कि जो ओबीसी का जो ज़्यादा वो हुआ वो तब से हुआ। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी जो है वो ओबीसी जाति में पैदा नहीं हुए। तो जैसा हमने यहाँ बात की, भाई ये तो जातियां जोड़ने की जो प्रक्रिया है ये तो निरंतर है। वैसे जिस जाति में नरेंद्र मोदी पैदा हुए हैं, 1978 में मोरारजी सरकार ने, जब देश के अंदर, दिल्ली के अंदर मोरारजी भाई की सरकार थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी की जो जाति है उसको सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया गया था 1978 में। इस लिहाज से आप देखें तो जो कांग्रेस की सरकार थी उसने दिल्ली की लिस्ट में ओबीसी जाति में जोड़ दिया था जो नरेंद्र मोदी की जो कास्ट है। अब जो उनका दावे का दूसरा हिस्सा है कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद को ओबीसी डलवा दिया, ओबीसी डिक्लेयर करवा दिया, ये बात बिल्कुल गलत है।
ये दावा पहले भी किया जा चुका है, इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिए जा चुके हैं। 1994 में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के छबीलदास मेहता। छबीलदास मेहता उन्होंने 1994 में जो जाति है घांची कम्युनिटी में वो पैदा हुए, मोट घांची, उस कम्युनिटी को 1994 में जो राज्य की सूची ओबीसी की होती है उसमें डलवा दिया था। तो ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने 2001 में, उसके बाद उन्होंने ये काम किया, ये फैक्चुअली बिल्कुल गलत है। ये दुष्प्रचार है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया जा रहा है इस वक्त, ये हम सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं। टेक्निकली आप कहें तो राहुल गांधी की आधी बात सही है कि नरेंद्र मोदी जो थे जब पैदा हुए उस वक्त वो ओबीसी लिस्ट में नहीं थी उनकी जाति। देखिए, जब आप कह रहे थे तो मैंने कहा वो गजट में खोज लूँ, तो गजट मैंने खोज लिया है। ये भारत सरकार का राजपत्र है 13 सितंबर 1993, और जो सूची घांची तेली जब आया तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, ये 13 सितंबर 1993 को उस सूची में चले गए थे पहली बार। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि कोई ओबीसी पैदा हुआ या नहीं हुआ, हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे उस व्यवस्था की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये ओबीसी कोई जाति नहीं है। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गरीब, किसान, महिला, युवा, ये ओबीसी जाति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग समय पर सामाजिक पैमानों में पिछड़ने की वजह से अलग अलग जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया। नंबर एक, हर राज्य की सूची अलग है। आपको ध्यान में होगा कि जब गुजरात में आंदोलन हुआ था तो पाटीदारों ने कहा हमें भी शामिल कीजिए, क्योंकि हमारा सामाजिक स्तर नीचे जा रहा है। यानी कोई भी जो पैदा हुआ है उसके आधार पर ओबीसी नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी जो बहस शुरू कर रहे हैं, शायद उनको नहीं पता है कि सारे जातीय वितंडे में कांग्रेस की जितनी भूमिका रही है वही भूमिका उनके ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगी। बैगेज उनके ऊपर है, पहली बात। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं कहते हैं कि ओबीसी की वजह से उनको ये मिले। वो तो जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी जाति के आधार पर तो वो शायद सभासद या विधायक भी नहीं हो सकते थे, लेकिन वो उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उस राज्य को छोड़कर प्रधानमंत्री भी बन गए। तब भी वो राज्य 26 की 26 सीटें अगर दे रहा है तो वो इसलिए नहीं कि वो ओबीसी समाज से है, लेकिन देश के ओबीसी को जरूर लगता है कि हमारे बीच से निकला हुआ एक आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, और उनके मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी जाति में न तो सूचीगत कोई बदलाव हुआ है राज्य में, न ही केंद्र में। अच्छा, दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी ने ये बात सही है कि देश की संसद के अंदर ये कहा कि जो आज ओबीसी की गिनती की बात करते हैं, मुझे क्यों भूल जाते हैं, मैं ओबीसी हूँ। ये दावा तब करना शुरू किया बीजेपी ने या प्रधानमंत्री ने जब बार बार ओबीसी की बात की जाने लगी, पिछड़ों की बात की जाने लगी, राजनीतिक तौर पर इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाने लगी। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि ओबीसी की गिनती देश के अंदर होनी चाहिए। तब जाकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को शायद राजनीतिक तौर पर यह कहने की जरूरत महसूस हुई कि भाई मुझे क्यों भूल रहे हो, मैं भी ओबीसी हूँ। वरना ओबीसी कहकर के राजनीति नरेंद्र मोदी ने की हो, इसके प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे। समीर जी, बिल्कुल कभी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी जिक्र नहीं किया कि वो ओबीसी से आते हैं, इस कारण वो इस बड़ा शीर्ष पद पर पहुंचे, इसी कारण वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री वो बने। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर ये जो आरोप लगता था कि वो सवर्णों की पार्टी है, बनियाओं की पार्टी है, वहाँ ओबीसी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ओबीसी वहाँ किसी पार्टी में बड़े पद पर नहीं जाता, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का गुजरात में जिक्र किया था कि मैं ओबीसी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पद पे पहुंचा हूं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी के जो सलाहकार है उन्हें कैसे सलाह देते हैं। राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री मोदी की जाति के बारे में कुछ पता करना था, ओबीसी के बारे में पता करना था, तो मुझे लग रहा है वो अपने गुजरात के नेताओं से पूछ लेते। अर्जुन मोढविया से वो काफ़ी बात करते रहते गुजरात की राजनीति को लेके, उनसे पूछ लेते, वह बता देते प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, बता देते उस जाति के बारे में, बता देते कि गुजरात में वो कब शामिल हुई है। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने को आउटसोर्स कर दिया है, मुझे लग रहा है वही है। राहुल गांधी ने अपना काम ठेके पे दे दिया कि आप मुझे बताइए, मैं बस जनता के पीछे बोल दूंगा, और यही कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। सर, दिक्कत एक दूसरी भी है। राहुल गांधी ये नहीं समझ पा रहे हैं और उनको, उनके एडवाइजर्स को ज़रूर उनको आगाह करना चाहिए कि बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। आज आप देश के प्रधानमंत्री की जाति खोज रहे हैं, कल उनकी पार्टी के नेता आपका धर्म खोजने लगेंगे, आपकी जाति खोजने लगेंगे। नहीं, वो लोग कहाँ बचेंगे, कहाँ बचेंगे? मीडिया पर पूछने लगेंगे, बताइए ना क्या आपकी जाति है, कौन सा धर्म है, कहाँ से आप आते हैं। नहीं, राहुल गांधी को रणदीप सुरजेवाला ने डिक्लेयर किया था जनेऊधारी ब्राह्मण, दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण डिक्लेयर किया था। कैसे इस निष्कर्ष पर वो पहुंच गए थे? राहुल गांधी से ही कह दिया जाए कि आप जरा सा बता दीजिए अपना गोत्र या वंशावली जो है, आप उससे बता दीजिए कि आप कौन से आपका गोत्र कौन सा है, बता पाएंगे राहुल गांधी?
अब तो कह रहे हैं ये इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो ये भी लेकिन नहीं वो कह ये कि- सकते कि मैं स्वर्णों का वो नेता हूँ, मैं उच्च जाति से हूँ, ये भी कहेंगे तो राहुल यहाँ गड़बड़ हो गांधी राहुल जाएगी। गांधी यहाँ की मैं सवर्णों का नेता हूँ। नहीं, अब कल को कोई पूछने लगे आप हिंदू भी हैं कि नहीं, क्या राहुल गांधी डिफेंड कर पाएंगे इस बात को? बड़ा मैंने ये इस डिबेट में मुझे लगता है ये देश के लिए कोई खास अच्छा डिबेट बेहतर नहीं डिबेट है, इसमें नहीं जिसमें- जाना चाहिए। राहुल जिसमें गांधी जाना को- ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी के सलाहकारों को ये बात ध्यान मेरे ख्याल से समझना विमर्श को चाहिए, देना चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल चलिए, तो ये राहुल गांधी अभी आजकल क्योंकि जाति की राजनीति कर रहे हैं, ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, तो ये बात उन्होंने कही थी। प्रधानमंत्री ने इसका भी जवाब देते हुए पार्लियामेंट के अंदर एक बात कही थी कि जो आज राहुल गांधी को बड़ी चिंता हो रही है कि देश में सरकारी पदों पर कितने ओबीसी बैठे हुए हैं, तो ये तो एक किस्म की स्वीकारोक्ति है कि उनको उनका हक बहुत देर में मिला। देश की पिछड़ी जातियों को ये काम उनको आरक्षण देने का काम ये 90 के दशक में जाकर के पूरा हो पाया। ये इंदिरा गांधी कर सकती थी, ये राजीव गांधी कर सकते थे, मंडल कमीशन जब बना था, उससे पहले नेहरू कर सकते थे। और अगर तब कर दिया गया होता तो आज जो अफसर उनको टॉप पदों पर नहीं दिखाई देते इन जातियों के, वो आज पहुंच गए होते। हर्षवर्धन जी, ये आप ये कह रहे हैं तो मुझे अभी रोचक सी खबर दिख गई कि असम में भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए, कह रहे हैं कि हम थक गए हैं कांग्रेस। तो एक तरफ से कांग्रेस से सब थकते चले जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी है कि ऐसी डिबेट में पड़ रही है जो उसी के ऊपर भारी पड़ेगी। सच यही है कि अगर जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के लिहाज से लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता, अनुपातिक तौर पर उनको हिस्सेदारी दी जाती, तो शायद आज इतनी तीखी और इतनी विषैली बहस करने की जरूरत राहुल गांधी को नहीं पड़ती। जी, और एक चर्चा ज़रूर हम लोग कमेंट में करना चाहते हैं। जो इस वक्त दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर जो किसानों का मोर्चा लगा हुआ है, दर्शकों के अंदर मुझे क्योंकि मैसेज आया तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी बात कीजिए। ये जो किसानों का इस वक्त जो आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन, मूल तौर पर किस विषय को लेकर के? देखिए, मूलतः ये कहीं भी जब कहीं नई कहें कि रिहाइश होती है, बसावट होती है, क्योंकि नोएडा तो वो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एक तरह से औद्योगिक शहर एक बसाया गया था। वहाँ किसानों से ज़मीन ली गई थी, बाद में अलग अलग सेक्टरों का अधिग्रहण होता गया, अथॉरिटी करती गई और किसानों को अलग अलग समय पर उसका पूरा मुआवजा और उसके लिहाज से अगर ज़मीन देनी है तो दी गई। अब किसान ये कह रहे हैं कि चूंकि जिस तरह की उनकी जमीन थी, उनके पास दूसरा और कोई साधन नहीं है और उनकी कुछ शर्तें हैं, कुछ डिमांड है कि हमें जमीन का इतना हिस्सा दिया जाए, मुआवजा इतना बढ़ाया जाए, पहले से कुछ लंबित भी है यानी रेट्रोस्पेक्टिव भी है, वो भी मांग लेकर वो लगातार पिछले 6 महीने से 8 महीने से जो नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज वो दिल्ली के बॉर्डर तक आ गए। कहानी कुर्सी के में इतना ही वक्त था आज। बहुत शुक्रिया राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन जी आपका, समीर जी आपका।